हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे विल्सन विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विल्सन के क्या विजन थे, ओके, रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले इनका हम एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जान लेते। थॉमस वुडरो विल्सन, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ है वह है 20 दिसंबर 1956 को वर्जीनिया यूएसए के अंदर। इन्होंने स्टडी किया है पॉलिटिक्स की, गवर्नमेंट की एंड लॉ की। ये ग्रेजुएट एंड पीएचडी हो चुके फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके ये फ्रॉम 1886 टू 1902 एंड प्रेसिडेंट बन चुके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के इन द ईयर फ्रॉम 1902 टू 1910। और ये 2 बार गवर्नर रह चुके न्यू जर्सी के 1910 एंड 1913 को। तो ये था इनका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन। देखिए 1887, ओके, 1887 इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पॉलिटिकल साइंस। इसमें मेनली इन्होंने गवर्नमेंट के एक्शन पार्ट की स्टडी किया था, ना कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस या टूल्स एंड टेक्निक की। तो इनके पहले भी कई स्कॉलर हुए जिन्होंने मेनली एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, जिसमें कुछ फेमस जैसे अर्थशास्त्र किताब है जो लिखा गया मेनली कौटिल्य ने। इन्होंने इसमें स्टेट और स्टेट क्राफ्ट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस की बात की। उसके बाद फिलोसॉफी कॉन्फ्यूशस द्वारा लिखी गई, इसमें इन्होंने डिटेल में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। अब समझते हम कि जो थॉमस वुडरो विल्सन है, इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है। नॉट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल बट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट। जो इन्होंने आर्टिकल लिखा है, ओके, या आर्टिकल लिखा था इन्होंने 1887 में, उसका इम्पैक्ट काफ़ी पड़ा है। जिससे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुआ था उसमें कि एक सस्टेनेबल इंटरेस्ट पैदा हो गया स्कॉलर और पॉलिटिकल साइंस के बीच में। क्योंकि उन्होंने मेनली इस बात पे फोकस किया था कि हमें गवर्नमेंट के एक्शन पार्ट को सीरियसली लेना है, हमें गवर्नमेंट के एक्शन पार्ट को समझना है। इस बात पे मेनली इन्होंने फोकस किया था। उसके बाद इन्होंने बरेन माओ के अंदर लेक्चर भी दिया है और इन्होंने अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और इससे ये काफ़ी ज़्यादा नाराज भी थे, ये जो अमेरिकन स्पॉइल सिस्टम थी इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी थी और करप्शन भी बहुत ज़्यादा था ये स्पॉइल सिस्टम के अंदर। तो इनके क्या विचार थे मेनली, इन्होंने कहा कि हमें हमें साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी के थ्रू, ओके, ये जो स्पॉइल सिस्टम है, ये जो स्पॉइल सिस्टम पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्पॉइल सिस्टम था उसको हमें रेक्टिफाई करना है थ्रू दिस साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन रेक्टिफाई दिस स्पॉइल सिस्टम ऑफ द अमेरिका, ये इन्होंने कहा। इसलिए हमें गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में क्या करना चाहिए, रिफॉर्म लेके आना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेनली विजन थे विल्सन के। तो इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो थॉमस वुडरो विल्सन थे उनके काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस का है। उसके बाद उन्होंने रीज़न बताया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लेट क्यों इमर्ज हुआ है, उनके पीछे इन्होंने रीज़न बताया। देन इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की डायकोटोमी की बात की, कंपेरेटिव स्टडी की बात की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। देन प्राइवेट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, प्राइवेट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इन्होंने बताया। तो इन सभी को हम अभी वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। देखिए साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये क्या है, इमिनेंटली एक साइंस है जिसमें सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन स्टडी ऑफ नॉलेज होता है। तो इसीलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि ये इमर्ज होने में इतना टाइम क्यों लग गया, ओके, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द लेट इमर्जेंस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो जो पॉलिटिकल सोसाइटी थी उसको उन्होंने 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया है, जिसके वजह से ये जो ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये लेट इमर्ज हुआ है। सबसे पहला एब्सोल्यूट रूल था, उसके बाद बताया इन्होंने स्ट्रगलिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, देन पॉपुलर रूल। तो इसको अभी हम वन बाय वन समझते कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इमर्ज हुआ है, ओके, और ये लेट क्यों हुआ है ये भी हम अभी जान लेंगे। देखिए जब एब्सोल्यूट रूल था तब क्या था, पूरा का पूरा पावर जो था एक ही व्यक्ति के पास रहता था,
आइदर चीफ के पास रहता था, जो भी ट्राइबल चीफ है, या मोनार्क रहता था, उसके पास पूरा का पूरा पावर रहता था। और बाकी सबके पास पावर बहुत ज़्यादा लिमिट रहता था, या हम बोल सकते नो पावर लिमिटेशन ऑन दिस। ओके, मतलब ट्राइबल चीफ और मोनार्क के पास कोई भी पावर का लिमिटेशन नहीं था। देन ये मेनली क्या था, जो एब्सोल्यूट रूल था उस समय, वो उसको पोलिस स्टेट भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस, सिक्योरिटी, टैक्सेस, ये सभी किसके पास था, ये मोनार्क के पास था। तो इसमें कोई स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, कोई स्किल की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई वेलफेयर की बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ एक डिफेंस, सिक्योरिटी और टैक्स, बस इतना सब्जेक्ट अपने पास रखता था मोनार्क, और सारा का सारा पावर अपने पास रख देता था। इसलिए इसको एब्सोल्यूट रूल कहा गया है। तो यहाँ पे तो इमरजेंस नहीं हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी एब्सोल्यूट रूल के समय में। उसके बाद आता है स्ट्रगलिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फेज। इसमें क्या होता है, 18th और 19th सेंचुरी में पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पे अभी लिमिटेड रोल की बात की बात होना शुरू हो जाती है, और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, या एन अथॉरिटी जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की है, उसको डिफाइन किया जाता है इस स्ट्रगलिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फेज में। देन आता है पॉपुलर रूल। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो एक साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली जो भी डिसीजन होंगे, वो मेनली साइंटिफिकली भी होंगे और सिस्टमैटिकली होंगे, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि व्हाट टू प्रोवाइड, हाउ टू प्रोवाइड, ओके, हाउ टू इम्प्लीमेंट, हाउ टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। अब जब इन सभी चीज़ों की बात होने लग जाती है, तब आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जैसे ही पॉपुलर रूल आता है, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव तरीके से जो गवर्नमेंट चलता है, जिसके वजह से मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। तो इसके पहले जो तो रूल था, ओके, जो एब्सोल्यूट रूल था, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे कोई वेलफेयर की बात ही नहीं हो रही थी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए फेल हो जाता है, तो इसीलिए आता है फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। ओके, देन अभी हम समझते हैं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी क्या है। जो विल्सन है, उन्होंने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डाइकोटोमी के बारे में क्या बताया। उन्होंने ये कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स क्या है, सेपरेट है। एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस है, वो पॉलिटिकल के क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को मेनली स्टेट्समैन से लिंक किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्निकल ऑफिसर से लिंक किया है इन्होंने। और इन्होंने ये कहा कि हमें पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेपरेट होना चाहिए। लेकिन बाद में इन्होंने अपने डिसीजन के ऊपर ये पूरी तरह से स्टैंड नहीं रह चुके, और इन्होंने अपने डिसीजन को डाइल्यूट किया है। और इन्होंने कुछ सेंस तक ये भी कहा है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से डाइकोटोमी मतलब सेपरेट सेपरेट नहीं हो सकते हैं। पहले इन्होंने स्टार्टिंग में अपने विचार में ये कहा कि पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, इन दोनों में डाइकोटोमी होनी चाहिए, इन दोनों में सेपरेशन होना चाहिए। लेकिन बाद में अपने ही विचार को इन्होंने डाइल्यूट किया है, और कहा कि नहीं, पूरी तरह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, सेपरेट नहीं हो सकता है, दोनों में पूरी तरह से डाइकोटोमी नहीं हो सकती है, ये इन्होंने कहा है विल्सन ने। देन इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की बात की, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। इन्होंने कहा कि यूरोप में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी डेवलप है दैन द अमेरिका से। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अमेरिका को फोकस करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, मतलब ये कि अमेरिका जिस तरह से फोकस कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से यूरोप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। ओके, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हमें अमेरिका में भी हमें मेन फोकस करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना काफ़ी डिफिकल्ट है दैन टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना आसान है, बट उसको चलाना काफ़ी डिफिकल्ट है, ये इन्होंने कहा है। देन इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें उसमें ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसका एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मतलब अवेयरनेस होना चाहिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी क्या ड्यूटीज़ है। देन इन्होंने ये कहा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेस डेवलप है दैन द यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन, और इसीलिए जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कंपेयर करना चाहिए यूरोप के एडमिनिस्ट्रेशन से,
और जो भी यूरोप के अच्छी चीज़ें हैं, जो भी गुड फीचर्स है यूरोप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसको क्या करना चाहिए, बोरो करना चाहिए। ओके, बोरो करना चाहिए गुड फीचर्स ऑफ द यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से हमें कंपेयर करते हुए स्टडी करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना चाहिए। ये मेनली कहा गया बाय द थॉमस वुड्रो विल्सन द्वारा। ओके, देन अभी हम समझते इन्होंने जो कहा है कि पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ट्रीट किया है। अब ये क्यों किया इन्होंने, इसलिए क्योंकि जो अफेयर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या है, सेम है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे ही है मेनली। क्योंकि इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी है और ये किसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी है। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि पब्लिक और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों सेम ही है। क्यों कहा, क्योंकि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इकोनॉमी की बात करते और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी करते, सेम इफिशियंसी की भी बात करते हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सेम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करते। देन इफेक्टिवनेस की भी बात करते हम, ओके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सेम हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी करते। तो इसीलिए इन्होंने मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा है। तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या जानने की कोशिश किया, इसको हम सम अप कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जो विल्सन का जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन था, उनका जो बायोग्राफी थी, उनको हमने एक ब्रीफली समझा है। उसके बाद इन्होंने जो किताब लिखा था 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने मेनली गवर्नमेंट के एक्शन पार्ट की बात की। फिर हमने उनके पहले, विल्सन के पहले जो फेमस एडमिनिस्ट्रेटर हुए उनके बारे में समझा। देन उनको विल्सन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर क्यों कहा जाता है, वाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, मतलब वाई द थॉमस वुड्रो विल्सन कॉल्ड द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इसको हमने जाना। देन हमने उनके क्या विजन थे, वो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाना चाहते थे, इसको भी हमने समझा है। उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे रिलेटेड टू द, उन्होंने मेनली एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस कहा है। उन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्यों इमर्ज हुआ है, लेट इमर्ज क्यों हुआ, उसका रीज़न बताया इन्होंने। देन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डाइकोटोमी की बात की, सेपरेशन की बात किया था। बाद में अपने विचार को उन्होंने पूरी तरह स्टैंड नहीं रहे और डाइल्यूट किए। देन कंपेरेटिव स्टडी की बात की एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि यूरोप का एडमिनिस्ट्रेशन उस समय काफ़ी फेमस था, काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि हमें भी यूरोप के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो अच्छे अच्छे फीचर्स है उसको हमें बोरो करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए अपने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। फिर उन्होंने प्राइवेट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जस्ट लाइक द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ही है। ओके, बिकॉज ऑफ द इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ओके, इसके बारे में, ओके, एंड इकोनॉमी। तो इस तरह से हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में विल्सन के क्या विजन थे उसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।